दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उनके ढेर सारे चांद हैं। इसके अलावा यहाँ एस्ट्रॉइड्स है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है और अब तो आप ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जान चुके हैं। एक चीज जो मैं यहाँ मिस कर गया वो है हमारे सौरमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर, और कहा जाए तो सोलर सिस्टम का बॉस, यानी कि हमारा इकलौता सूरज, जो अकेला ही सोलर सिस्टम का 99% से ज्यादा मास को ऑक्यूपाई किए हुए है और सभी ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे सौरमंडल में एक नहीं बल्कि 2 सूरज होते तो क्या होता? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हमारे सौरमंडल में भी 2 सूरज हैं, तो क्या आप मानोगे? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो रियलिटी में पॉसिबल है भी या नहीं। मतलब क्या किसी प्लैनेट के 2 सूरज हो भी सकते हैं या नहीं? गाइज, यूनिवर्स में ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हमने खोज लिए हैं जिनके 2 सूरज है, मतलब कि वो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। ऐसे प्लैनेट्स को हम सर्कम बाइनरी प्लैनेट्स कहते हैं, और जिन 2 स्टार्स को वो प्लैनेट ऑर्बिट करता है उन्हें बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। आपको बता दूं कि यूनिवर्स में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है और बहुत से ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं। साल 1993 में स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन के ग्लोबुलर क्लस्टर M4 में PSR B162026 नाम का बाइनरी स्टार सिस्टम डिस्कवर किया गया था, और सन 2000 तक इसको ऑर्बिट करता एक प्लैनेट भी कंफर्म किया गया था। ऐसा ही एक और सर्कम बाइनरी प्लैनेट है केपलर 1647b, जो हाल ही में खोजा गया है, और इसके बारे में हमारे पास काफी कुछ इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ये प्लैनेट हमारे अर्थ से लगभग 3700 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, और ये केपलर 1647 बाइनरी स्टार सिस्टम को ऑर्बिट करता है। अब क्योंकि इसे केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने खोजा था, तो इसका नाम भी केपलर सीरीज में ही रखा गया है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के साइज के लगभग बराबर ही है, और वो भी इसी की तरह एक गैस जायंट है। वहीं बात करें मास की, तो इसका मास जुपिटर से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। इसको अपने दोनों सूरज को ऑर्बिट करने में 1107 पृथ्वी दिनों का समय लगता है। ये एक्सोप्लैनेट भी हमारे अर्थ की ही तरह हैबिटेबल जोन में है, मतलब इसकी अपने स्टार से डिस्टेंस ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। लेकिन इस पर धरती की तरह लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक गैसियस प्लैनेट है। पर हो सकता है कि जुपिटर की तरह इसके भी मून्स हो और उन पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो। तो गाइज, अब तक आप ये तो जान ही चुके होंगे कि यूनिवर्स में 2 सूरज वाले सोलर सिस्टम भी हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो तो यही है कि अगर हमारी अर्थ भी 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रही होती तो क्या होता? क्या 24 घंटे सिर्फ दिन चलता रहता और हम रात को कभी देख ही नहीं पाते? हमारे अर्थ पर क्या चेंजेस होते? और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हम जिंदा रह पाते? गाइज, इन सवालों का जवाब इन दोनों स्टार्स के साइज और पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हमारा पहला सूरज बहुत ही बड़ा होता और दूसरा सूरज उसके कंपैरिजन में छोटा होता, तो पहले वाले सूरज की ग्रेविटी शायद आसपास के प्लैनेट्स को अपनी ओर ही खींच लेती और हमारे धरती जैसे प्लैनेट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। अब चलिए मान लेते हैं कि दोनों सितारों का साइज में खासा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही सूरज हमारे प्रेजेंट सूरज के साइज के ही हैं। ऐसे कंडीशन में भी हम सूरज के इतने पास के ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और धरती पर मौजूद सारा लिक्विड वाटर वेपोराइज्ड हो जाएगा। अब अगर हम स्टार्स के साइज के हिसाब से अपने ऑर्बिट को भी एडजस्ट कर सके तो हमें इसे हैबिटेबल जोन के बाहर ही रखना होगा, और वहां तो हमारी वैसे भी कुल्फी जमने वाली है। तो क्यों ना अब हम अपने ही सूरज को 2 हिस्सों में बांट दे। मतलब मान लीजिए कि दोनों स्टार्स की कंबाइंड साइज हमारे आज के सूरज के बराबर ही है, तो क्या फिर हमारी धरती पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज बन सकती है? सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम दोनों स्टार्स की कंबाइंड साइज सूरज के इक्वल भी रखते हैं तो उनका मास सूरज से 1.7 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब हर एक स्टार का मास हमारे सूरज के 85% मास के बराबर होगा, और इसके कारण ये दोनों स्टार्स बहुत ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेंगे। साइंटिस्ट के अनुसार अगर हम मास को डबल कर दे तो ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस 16 गुना बढ़ जाती है। मतलब कि ऐसे कंडीशन में सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सोलर विंड्स का हमला भी बहुत ज्यादा होने वाला है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिट को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमें इन स्टार्स के बीच के डिस्टेंस में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस 1.5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा ना हो। अब अगर हम कुछ ज्यादा ही लालची हो जाए और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहे तो इस डिस्टेंस को 50 लाख किलोमीटर कर देना चाहिए।
वेल दोस्तों, यहाँ लालची होना तो बनता है, क्योंकि इस कंडीशन में लालच लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे होगा ये कि ये दोनों स्टार्स काफी क्लोज ऑर्बिट में मूव करेंगे और सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट स्टेबल रहेंगे। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि इससे हमारी धरती के रोटेशन और रिवोल्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा। वेल, बात करें रोटेशन की तो इस पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दिन का समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और रातें बहुत छोटी हो जाएंगी। बात करें रिवोल्यूशन पीरियड की तो दो स्टार्स मिलकर एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे और अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड 365 दिनों से घटकर केवल 280 दिन ही रह जाएगा। अर्थ पर गर्मी तो पक्का बढ़ने ही वाली है और मजे की बात तो यह है कि मौसम बहुत तेजी से बदलेंगे। दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स को समझने के बाद आखिर में क्वेश्चन तो यही रहता है कि क्या एक बाइनरी स्टार सिस्टम में हमारी धरती पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी, और क्या हमारे पास यूनिवर्स में किसी अर्थ साइज प्लैनेट का एग्जांपल है जो बाइनरी स्टार सिस्टम को ऑर्बिट करते हुए भी एग्जिस्ट करता हो। वेल, आज तक हमने जितने भी सर्कम बाइनरी प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है उनका साइज कम से कम जुपिटर के साइज के बराबर ही होता है और वो सारे गैसियस प्लैनेट्स ही होते हैं। अभी तक ऐसा कोई प्लैनेट हमें नहीं मिला है जो ऐसे कंडीशंस में एग्जिस्ट करे और अर्थ की तरह एक रॉकी प्लैनेट भी हो। पर क्या पता इस यूनिवर्स में ऐसे सर्कम बाइनरी प्लैनेट्स हो, लेकिन हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी अभी तक उन्हें खोजने लायक एडवांस ना बनी हो। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे नेमेसिस थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी साल 1984 में सामने आई थी और इसके अकॉर्डिंग हमारा सौरमंडल भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम ही है। क्या इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम में भी दो स्टार्स हैं? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि हमारे सौरमंडल में सूरज के अलावा नेमेसिस नाम का एक और स्टार भी है और इस स्टार के प्रेजेंस के कारण ही हमारी धरती पर मास एक्सटिंक्शन हुए थे। मतलब कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिनमें एक बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स का खात्मा। अब क्योंकि नेमेसिस को अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो ये माना जाता है कि इसका साइज जुपिटर के साइज के 10 से 15 गुना ही होगा, यानी कि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार होगा। ये आउटर रूट क्लाउड में अर्थ से तकरीबन 1.5 लाइट ईयर्स दूर कहीं स्थित है और अपने ग्रेविटी के कारण कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को इनर सोलर सिस्टम की ओर डाइवर्ट करता रहता है। नेमेसिस की खोज में साइंटिस्ट ने अभी तक 173 ड्वार्फ स्टार्स की खोज कर ली है, लेकिन इनमें से कोई भी वो स्टार नहीं है जो हमारे सौरमंडल में छिपा हुआ है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि असल में नेमेसिस कई करोड़ साल पहले तबाह हो चुका है। तो क्या हमारा सोलर सिस्टम पहले एक बाइनरी स्टार सिस्टम था या आज भी इसमें दो स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं? इसका जवाब तो भविष्य में आने वाली एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन ही देंगे। जाते जाते आपके कंफ्यूजन को और कंफ्यूज करने के लिए बता दूं कि हाल ही में साइंटिस्ट ने एक ऐसा भी प्लैनेट खोज निकाला है जिसके एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन सूरज हैं। इसके बारे में भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।